हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या लेबर के लिए लॉज लेके आई थी ब्रिटिश सरकार। तो दो लॉज देखने को मिलेंगे, एक था इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 और एक इसके 10 साल के बाद था, यानी कि इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। तो 10 साल के गैप में आएंगे। तो हमने कंडीशन तो देख ही ली है। इंडियन जो वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, 16 से लेके 17 घंटों तक हर दिन काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है। वहाँ पे जो कंडीशन है विमेन और चिल्ड्रन की, वो बहुत बुरी हो रखी है। एल्डर्स की तो हो ही रखी है, उनका तो सिनारियो डिफरेंट है, डिजीज़ से ग्रसित हो रखे हैं, डेथ हो रही है, वो तो चल ही रहा है साइड लाइन। पर जिनकी जो हेल्दी होने चाहिए थे कंपैरेटिवली, विमेन एंड चिल्ड्रन, उनकी हालत भी यहाँ पे बहुत बुरी हो रखी थी। एज के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे, यानी कि मेल एंड फीमेल में जिसकी फिजिकल कैपेबिलिटी जैसे मेल की ज़्यादा होती है कंपेयर टू द फीमेल, तो यहाँ पे देखा जाता है कि मेल को ज़्यादा पैसा दिया जाता था रादर देन फीमेल। एज के बेसिस पे अगर देखेंगे तो बच्चों को कम पैसे दिए जा रहे हैं, एडल्ट को थोड़े ज़्यादा दिए जा रहे हैं, एल्डर्स को कम दिए जा रहे हैं क्योंकि एल्डर्स के अंदर उतना फिजिकली कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ये सारी कंडीशंस हम देख रहे हैं। मशीन्स के अंदर कई बार हाथ आ जा रहे हैं जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कोई फेंसिंग नहीं हो रखी है, जिस वजह से ब्रिटिशर्स लेके आते हैं कुछ फैक्ट्री के एक्ट, कुछ फैक्ट्री के कानून। जैसे इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ, सबसे पहले आया 1881, दूसरा आता है इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। सबसे पहले स्टडी करेंगे इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 के क्या क्या प्रोविजंस थे। सबसे पहले तो क्या किया कि 7 साल से जो नीचे के बच्चे होंगे उनको नहीं रिक्रूट करा जाएगा इन फैक्ट्रीज़ के अंदर, कोई काम नहीं करेंगे ये जो 7 साल के नीचे के हैं। तो एज कितनी सेट कर दी बच्चों के लिए, वो रख दी 7 से लेके 12 साल। इस एज ग्रुप में जो है आप रिक्रूट कर सकते हो। जो चिल्ड्रन जिनकी एज थी 7 से 12 साल, इनको एक तो रिक्रूट कर लिया और इनके लिए टाइमलाइन भी दे दी कि 4 दिन का तो हॉलीडे रहेगा पर मंथ। एक महीने के अंदर एटलीस्ट आपको 4 छुट्टियां देनी पड़ेंगी जो 7 से लेके 12 एज ग्रुप के बच्चे हैं। 12 से ऊपर की बात नहीं करी अभी, 12 से ऊपर के बच्चे जो हैं उनको एडल्ट्स के साथ ही काउंट किया जाएगा। तो 4 दिन का हॉलीडे रहेगा इनको हर मंथ। और कितने घंटे ये प्रतिदिन लगाएंगे, दैट इज़ 9 आवर्स पर डे। इतने आवर्स ये काम करेंगे हर दिन। और जिन चिल्ड्रन की एज थी 7 से लेके 12 साल की, और जो डेंजरस मशीन्स थी उनकी फेंसिंग कर दी गई, उनको साइड से प्रोटेक्शन, मतलब एक तरह से फेंसिंग का मतलब होता है साइड से बाउंड्रीज लगा दी ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है कोई मशीन तो इलेक्ट्रिसिटी का झटका ना लगे, कोई शार्प टूल वाली कोई मशीन है तो उससे कोई कट वट ना जाए। तो इस वजह से फेंसिंग कर दी इन्होंने जितनी भी डेंजरस मशीन्स हुआ करती थी। उसके बाद आता है इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। अब इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस आए। पहले देखो एज ग्रुप कितना था, 7 से 12 साल का। अब देखोगे आप कि मिनिमम एज कर दी 9 साल। 9 से 14 साल के जो बच्चे थे उनके लिए वर्किंग एज डिक्लेयर कर दी, मतलब मिनिमम जो है वो 9 साल रहेगी। 14 साल के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए थे, जैसे कि एक तो इनको वीकली हॉलीडे दिया जाएगा। ठीक है, वीकली हॉलीडे जितने भी वर्कर्स हैं, बच्चे भी आ गए इसमें और जो बाकी हैं एडल्ट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे वीकली आवर्स दे दिए। ये देखो यहाँ पे सारे वर्कर्स के लिए बोला। ये काम की बात करें अगर पर डे के हिसाब से तो यहाँ पे आप देखोगे 7 आवर्स डिक्लेयर कर दिए पर डे फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जिनका एज ग्रुप 9 से 14 साल का था। पर वीमेन के लिए अभी भी कितने थे, 11 घंटे थे, 11 आवर्स थे पर डे। ठीक है, पर डे ये वीमेन के लिए थे। तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए नहीं थी ये एक्ट, ये भी ध्यान में रखना। जो क्रॉप वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं था। तो 1891 और 1881 के प्रोविजंस याद रखना। 1881 में 7 से नीचे के बच्चों को आप जॉब नहीं, उसमें फैक्ट्री में रिक्रूट नहीं कर सकते। 7 से 12 साल के जो बच्चे होंगे उनको 4 हॉलीडे हर महीने दी जाएंगी और 9 घंटे जो हैं वो प्रतिदिन उनको लगाने पड़ेंगे। और जितनी भी डेंजरस मशीन्स थी उनकी फेंसिंग कर दी गई। पर 1891 में एज ग्रुप अब थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, जैसे 9 साल से नीचे के जो बच्चे होंगे उनको फैक्ट्रीज़ में रिक्रूट नहीं किया जाएगा। और जो 9 से 14 साल के बच्चे होंगे उनको वीकली हॉलीडे दी जाएगी। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी वीकली हॉलीडे, ये सभी वर्कर्स के लिए थी। और जो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 7 आवर पर डे का वर्क टाइम लिमिट था ये दिया गया था बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए। एंड जो फीमेल्स हुआ करती थी इनको बोल दिया गया 11 आवर्स पर डे के हिसाब से काम करने के लिए।
इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्ट बना दिया गया कि ऐसे ना हो जो वर्कर्स रखे हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को ही तोड़ दें। जो टाइमलाइन सेट करी हुई है, कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, लेबर यहाँ पे अपॉइंट करी हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े, इस वजह से वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले आए 1859 का। तो जब भी लेबरर यहाँ पे साइन कर देगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसके बाद वो बाध्य है, बाइंडिंग है उसके ऊपर, उसको काम करना ही पड़ेगा, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। प्लांटेशन के सेक्टर में स्पेसिफिकली था ये, यहाँ पे फैक्ट्री की बात नहीं थी। तो उसके बाद जो लेबर है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि मैंने नहीं काम करना। तो जितने भी ये कोई भी ये ब्रीच करता था कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में डाल दिया, जिसके तहत बाद में आप पढ़ते हो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और अब BNSS से जाना जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 2024 में CRPC को रिप्लेस कर दिया है विद BNSS। तो जो भी ब्रीच करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को, लेबरर जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे, उसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाएगा एज पर द एक्ट ऑफ वर्कमेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859। तो यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म होती है, और ये था सारा 1857 से पहले। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखी 1857 के बाद में। अब 1857 के बाद भी बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए थे। ब्रिटिशर्स मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी ऐसे बेट सी दे दी जाए लोगों को और वो मान जाएंगे, पर नहीं, अभी भी आपको दोबारा से रिवोल्ट्स देखने को मिलेंगे, रिबेलियन देखने को मिलेंगे, अपराइजिंग्स देखने को मिलेंगी, जो डिफरेंट ट्राइबल्स, पीजेंट्स, ये सारे क्रिएट करेंगे आफ्टर 1857। पहले आपने पढ़ी बिफोर 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले की। अब उसके बाद में क्या क्या हुआ वो सारे रीजंस हम देखेंगे। तो इन मूवमेंट के क्या क्या कॉजेस हुआ करते थे। तो ब्रिटिश रूल अगेन अपने रिसोर्सेज को अटेन करने के लिए, वो टिम्बर हो या हनी हो, वैक्स हो, फ्रूट्स हो, जो मर्जी हो, जो भी फॉरेस्ट के अंदर आपको प्रोड्यूस मिलती हैं, तो जो भी प्रोड्यूस हुआ करती थी फॉरेस्ट के अंदर, वो चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, कैसे ना करें, कैसे करके उसको हम प्रोसेस करेंगे और ज़्यादा महंगे दामों पे उसको बेचेंगे। तो एक दिक्कत है, दिक्कत ब्रिटिशर्स के हिसाब से, अपनी तो कम्युनिटी है इंडिया के हिसाब से, ब्रिटिशर्स को कहाँ पे दिक्कत आई, जो ट्राइबल्स थे वो इंटरफेयर हो रहे हैं। अब ट्राइबल जो हैं उनका तो मुद्दा ही क्या होता है, जल जंगल एंड ज़मीन, जल जंगल एंड ज़मीन, जल जंगल एंड ज़मीन। तो जल जंगल एंड ज़मीन, इनका जो जंगल होता है वही घर होता है, पानी भी वहाँ पे मिल जाता है, ज़मीन भी वहाँ पे मिल जाती है। ब्रिटिशर्स फेक कॉन्ट्रैक्ट्स बना देते थे, और जो ज़मीन हुआ करती थी अपने नाम पे ना करके, जो इनके पपेट्स हुआ करते थे, कठपुतलियाँ हुआ करती थी, ज़मींदार्स हुआ करते थे या फिर मनी लैंडर्स भी हुआ करते थे, उनके नाम पे कर दिया करते थे, और भेज देते थे उन कॉन्ट्रैक्ट को लेके फॉरेस्ट में कि जाओ उन ट्राइबल्स को वहाँ से निकालो और ये ज़मीन जो है वो आपके नाम पे हुआ करती थी। फर्जी डॉक्यूमेंट्स ले आते थे यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन ट्राइबल में नहीं थी, मॉडर्न वाली स्पेसिफिकली। अपने तो लैंग्वेजेस भी होती हैं, लिटरेचर भी होता है, कल्चर भी होता है, पर यहाँ पे जो है वेस्टर्न एजुकेशन का कोई स्कोप नहीं था, जिस वजह से मिसयूज़ कर दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अब क्या हुआ, इंडिया के लोग तो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड चल रहे हैं, और जो उनकी ज़मीनें थी जहाँ पे उनकी डिपेंडेंसी है, उनसे भी उनको बाहर निकाला जा रहा है। कास्ट और क्लास के बेस पे, कास्ट होती है जो ब्राह्मण क्षत्रिय की वजह से इमर्ज करता गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, अनटचेबल जिनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्लास यहाँ पे हाई और लो क्लास होती है, पैसे के टर्म में हम देखते हैं इसको, हाई एंड लो क्लास, पैसे के टर्म में देखा जाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है हाई क्लास आ जाएगा, जिसके पास कम पैसा है लो क्लास कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडियंस फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स दोबारा से देखने को मिलेंगी आफ्टर 1857। मोमेंट्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।